हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 7वां पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो गाइस, आइए देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इस पर पूरा फोकस करके देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निरक्षीय स्थिति के लिए हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये प्लस क्यू, और ये पॉइंट, ये बिंदु O हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन मींस दोनों आवेशों की सीध में नहीं होगा वो आवेश, निरक्षीय। अभी तक हमने पढ़ा अच्छी मतलब इसके एक्सिस में इधर लेफ्ट या राइट होता था, अब ये निरक्षीय का मतलब है कि ये ऊपर या नीचे होगा। तो हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। डिस्टेंस जो है R है, ये R दूरी पर है, यही हमें निकालना है इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, आवेश से दूर। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस प्रकार से होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ये जो है इस प्रकार से। इसको मान लेते हैं E1 मान लेते हैं। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसको E1 मान लेते हैं। अब माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको मान लेते हैं E2, और ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो आवेश की ओर होगी, ये आवेश की ओर होगी, E2 ये बिंदु P हो गया। और इसकी परिणामी तीव्रता जो होगी, परिणामी रिजल्टेंट जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, E। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहली चीज इस फिगर पर ध्यान देना है। फिगर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मींस आपको उसमें किसी प्रकार का उस डायग्राम को खींचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों बीच के वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L। अब यहां से निरक्षीय स्थिति, यानी निरक्षीय स्थिति का तात्पर्य कि अक्ष में नहीं होना चाहिए, ये हमने ले लिया निरक्षीय स्थिति में बिंदु P ले लिया। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो बिंदु O से R दूरी पर है। और प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका परिणामी जो आएगा, रिजल्टेंट जो होगा, ये दोनों के बीच से इधर ये डायरेक्शन होगी इसकी, प्लस टू माइनस, और ये एंगल थीटा मानते तो ये भी थीटा हो जाएगा, इक्वल है।
ये इसको क्या कहते हैं, समान रूप से इसको विभाजित कर रहा है इस एंगल को, ये लाइन, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से ये फिगर बनेगा। अब थोड़ा सा हम और आगे ध्यान देंगे, इस इतने फिगर को मैं अलग से बना लेता हूं। यहां पर इसका आपको वेक्टर वियोजन करना पड़ेगा, सदिश वियोजन, वेक्टर रेजुलेशन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यहां पर बनाते हैं। ये हो गया बिंदु P और ये एक लाइन हमने खींच लिया, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये E1 हो गया, E1, ये हो गया E2, और ये एंगल जैसा कि हमने बना रखा है थीटा है, ये भी थीटा है। अगर इसका वेक्टर वियोजन किया जाएगा तो E1 जो है, जो E1 होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा E1 cos थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा होगा। उसी प्रकार से E2 का सदिश वियोजन करेंगे। इसके लिए क्या होगा, E2 के लिए ये हो जाएगा E2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, ये बराबर और समान दूरी पर है, एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को, ये अवयव जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसकी जो परिणामी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E बराबर, इनकी डायरेक्शन सेम है, E2 और E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, दोनों E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में इंटेंसिटी ये कार्य कर रही हैं, इसलिए इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ऐड कर लेंगे। ये डिस्टेंस यहां पर थोड़ा हम देखते हैं, ये L है, ये R है, ये बनेगा एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वही चीज यहां पर भी होगा, इधर भी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिस्टेंस, और यहां से ये दूरी सेम है, यहां से भी ये दूरी सेम है, तो ये जो तीव्रताएं होंगी E1 और E2 ये बराबर ही होंगी। तो देखते हैं गाइज, E बराबर E1 मान लेते हैं, cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो E1 प्लस E2 इन ब्रैकेट हो जाएगा cos थीटा। अब नेक्स्ट देखेंगे आप कि जो E1 होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, E1 किसके कारण है, प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु आवेश के कारण E बराबर E1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, प्लस E2 माइनस Q कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टुवर्ड्स द चार्ज होगी, माइनस Q कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टुवर्ड्स द चार्ज होगी, डिस्टेंस क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसके कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट कर देंगे इसको। अब अगर हम ध्यान से देखें cos थीटा, ये cos थीटा क्या होगा,
चाहे जो सा ट्रायंगल आप देख लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, यहां पर आधार हो जाएगा यल अपान, आधार हो जाएगा यल अपान कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉस थीटा। कोई सा भी आप ट्रायंगल लगा लीजिए, ले लीजिए, तो यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर हर है बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं ई बराबर ऊपर अंश को ऐसे आप जोड़ लेंगे 2q, हर में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वन टाइम इसको लिखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, इनटू यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे तो E बराबर आप लिख सकते हैं E बराबर 2L इंटू क्यू, अंश में E बराबर 2L इंटू क्यू, हर में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, यहां से हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन यल स्क्वायर। जो आर स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है यल स्क्वायर के कंपेयर में। तो ये हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और आर स्क्वायर के कंपेयर में यल स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो आर स्क्वायर लिखेंगे केवल, इसकी पावर 3/2, यल स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे अप्रॉक्स। अब E बराबर देखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R की पावर 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा R3। तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गई। इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें निरक्षीय स्थिति में, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो जो डायरेक्शन है, दिशा डायरेक्शन है इसकी, आप देख रहे हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस साइड है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज से याद रखना आगे हमें काम आएगा, निगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होती है, जो फील्ड ई की डायरेक्शन है। अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम जरूर इसको आपको डाउट सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नोट कर लीजिए तब तक इसे आप, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो गाइस आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने अच्छी एक्सियल पोजीशन पर निकाला है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाला है। वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा।
अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें आप बताइएगा। पहले आप इसे ध्यान से देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं, हम सिस्टम ले लेते हैं। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस ये एल हो गई, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस ये एल हो गई, ठीक, ये एल हो गया। अब किसी भी बिंदु पर रैंडम एक पॉइंट यहां पर हम पी ले लेते हैं, रैंडम एक पॉइंट हम यहां पर पी लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इसको मिला देंगे और ये दूरी जो है ये आर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये एंगल जो है थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। यहां बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम ध्यान से देखें गाइस, अगर हम ध्यान से देखें तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जो डायपोल होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, इसको बिंदु एन मान लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो निगेटिव टू पॉजिटिव पी है, निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। अगर इसे हम ध्यान से देखें, इस P का हम वेक्टर वियोजन करें, P का हम अगर वेक्टर वियोजन करते हैं, P का अगर हम वेक्टर वियोजन करते हैं तो सदिश वियोजन, तो ये जिससे थीटा लगा हुआ है वो हो जाएगा P cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये जिससे थीटा नहीं लगा हुआ वो हो जाएगा P sin थीटा। ये डिस्टेंस आप ध्यान रखें, ये एल ही है, स्पेस ना होने के कारण इसको हमने फिलहाल आपको दिखा देते हैं, इसको ये एल ही है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एल ही रहेगी। तो ये P sin थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट P cos थीटा, जिससे थीटा लगा होगा उसको P cos के टर्म में लिखेंगे, दूसरे वाले को हम साइन के टर्म में लिख देंगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का हमने वेक्टर रिजोल्यूशन किया थीटा, तो ये P cos थीटा यहां पर कैसा है, ये एक्सियल पोजीशन पर है। P cos थीटा के लिए ये पॉइंट n जो है एक्सियल पोजीशन पर है, बट P sin थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन पर, P sin थीटा के लिए ये जो है नॉन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। तो P cos थीटा के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो उसकी डायरेक्शन जो होगी एक्सियल अक्ष के अंदिश, मान लेते हैं ये E1 हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये E1, P cos थीटा के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, और P sin थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अभी हमने पढ़ा भी कि +2 माइनस होती है, +2 माइनस, इसकी डायरेक्शन +2 माइनस, तो ये इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से कुछ होगी। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और जो इसका रिजल्टेंट होगा कुछ इस प्रकार से आएगा, रिजल्टेंट E, और दोनों कंपोनेंट E1 और E2 के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री। अब यहां पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल E एक्सियल प्लस E इक्वाटोरियल, तो E एक्सियल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, पढ़ के आ चुके हैं। इक्वेटोरियल क्या होगा, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P sin थीटा अपॉन R क्यूब,
अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये होगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट जो होगा ये इसका स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर, इस प्रकार से होगा रिजल्टेंट, इस प्रकार से। तो ई बराबर स्क्वायर रूट, कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर हो जाएगा पी, हर में हो जाएगा आर क्यूब, बचेगा क्या, ये होल स्क्वायर हो गया, बचेगा क्या, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। E इज इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। अब साइन या कास कोई सा भी हम देख लेते हैं, इसके लिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे यहाँ पर, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा स्क्वायर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको कहीं डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको मैं आपको दोबारा आपका डाउट सॉल्व करूंगा। यहाँ पर अगर निरक्षीय स्थिति में, जैसे निरक्षीय स्थिति के लिए अगर इस फार्मूले से एक कॉमन फार्मूला हो गया, निरक्षीय स्थिति की अगर आप बात करें, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आप क्या लेंगे 90, तो यहाँ पर क्या फार्मूला आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पी अपान आर क्यूब। अच्छी स्थिति की बात करें तो ई यहाँ पर ले लेंगे, अच्छी स्थिति में एक्सियल में 0 हो जाएगा एंगल थीटा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 + 1, इसका स्क्वायर रूट यानी 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2p अपान आर क्यूब आ जाएगा। तो ये आप इस मेथड को आप लगा सकते हैं और ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल हो। नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसको नोट करिए, अगला टॉपिक हम बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के पर लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। सो गाइस आइए देखते हैं। एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यानी जिसमें फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं उनकी लेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो
और उनकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसमें ये के चार्ज, एक डायपोल है -q + q, और ये जो है फील्ड से इसकी डायरेक्शन थीटा है। यहां से यहां तक की दूरी ये हम L ले लेते हैं, पॉइंट O हो गया, और यहां से यहां तक की भी दूरी ये L ही होगी। इस पर लगने वाला टॉर्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। एज वी नो दैट, ये फिगर आप बना लीजिएगा कि टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टो इज इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, +QE होगा। माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा, क्या होगा, -QE होगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां से हमने परपेंडिकुलर इनके बीच की ड्रा कर लिया C। हमको ये डिस्टेंस, हमें सबसे पहली चीज याद करना है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमने पता कर लिया क्या होता है, फोर्स हो जाएगा, फोर्स QE हो जाएगा, जो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो QE होगा। यहां पर भी डायरेक्शन अलग अलग होगी, +Q के कारण जो होगा फील्ड की डायरेक्शन में, -Q के कारण अपोजिट टू द फील्ड लगेगा फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री हम लगा देंगे। इस डिस्टेंस को AC को निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहां पर हम देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, हमें पता है ऊपर वाली डायरेक्शन, ये हमें पता है, ये लेंथ पता है, क्या है, AC नहीं पता है, AC लिखेंगे, पता क्या है हमें, ज्ञात है 2L बराबर AC/2L, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा sin थीटा। तो AC बराबर 2L sin थीटा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, D परपेंडिकुलर क्या है, 2L sin थीटा। कितना आसान है डेरिवेशन। अब ये हो जाएगा, ये जो है Q इंटू 2L E sin थीटा, Q इंटू 2L को लिख सकते हैं PE sin थीटा। Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर टाउ बराबर या टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये होगा। बड़ा ही आसान टॉपिक है, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो बताइए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। कुछ चीजें और देख लेते हैं, एक दो पॉइंट इसमें थोड़ा सा। अगर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 मीन्स थीटा बराबर 0, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो फील्ड की डायरेक्शन है, सेम है, उस केस में थीटा बराबर 0 होगा। तो हम जानते हैं टाउ बराबर PE sin 0, यहां पर टाउ यानी टो की वैल्यू जो हो जाएगी, टॉर्क जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल 90 होगा, नहीं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच की एंगल, उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो उस केस में टाउ बराबर PE sin 90। तो टाउ मैक्स, इस समय अधिकतम टार्क लगेगा, टाउ बराबर PE हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस समय अधिकतम टार्क हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का सेशन बढ़िया से समझ में आया होगा, और ऐसे आप बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।